नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल छत्तीसगढ़ के हमारे एक्सक्लूसिव कार्यक्रम हमर सांसद कौन। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं हमारे इस एक्सक्लूसिव कार्यक्रम का 8वां भाग। और चापा से चलकर आगे बढ़कर अब हम आ चुके हैं रायगढ़ की लोकसभा सीट में। हम यहाँ उपस्थित है घरघोड़ा में, जहां हमारे साथ उपस्थित हैं इस सीट के प्रत्याशी भाजपा की तरफ से श्री राधेश्याम राठिया जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। राधेश्याम जी, हमारी जो जनता है रायगढ़ सीट की, ये सबसे पहले तो आपको एक राजनीतिक प्रत्याशी के रूप में जानती ही है कि आप एक पार्टी से कैंडिडेट हैं और लोकसभा सीट लड़ रहे हैं। परंतु राजनीति में आने के पूर्व कभी ना कभी आपका कोई व्यक्तिगत जीवन भी रहा होगा, तो हमारी जनता आपके उस व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेगी। तो सबसे पहले हमें राधेश्याम राठिया जी से एक मुलाकात करवाइए। धन्यवाद। राजनीतिक जीवन मेरा 1995 से शुरू हुआ है और मेरे परिवार की भी पृष्ठभूमि नहीं थी राजनीतिक से। किसान परिवार है, गांव का माल गुजार है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी राजनीतिक से कोसों दूर थे। उन्होंने कभी भी राजनीतिक ओर नहीं आए, ना इच्छा जाहिर की। मुझे भी मना किया था हमारे परिवार से कि राजनीतिक में नहीं आना है। तो हमारे गांव ग्राम पंचायत है, गांव है, और हमेशा मेरे पिताजी वो नाम ले देते कि इसको इस बार सरपंच बनाना है, तो ही सरपंच बनता था। तो मेरे पिताजी के डेथ होने के बाद 1984 में फिर हमारे गांव में महिला आरक्षण हुई थी। ग्राम पंचायत में सरपंच की आरक्षण महिला थी। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग बैठे थे, सब लोग निर्णय किए कि इस बार महिला है तो उनके साथ एक आध मैंने कोई व्यक्ति को, पुरुष को या लड़के को, यंग लड़के को उसके साथ उप सरपंच या पंच सरपंच जो भी बनाए, ताकि गांव अच्छे चले। तो गांव के हमारे प्रमुख व्यक्ति लोग सब बैठे और मुझे बुलाए, और मैंने मना भी किया उनको कि मैं राजनीतिक से, हमारे परिवार ही नहीं आना चाहते। नहीं, तो उनका कहना था कि नहीं, आपको राजनीतिक में जाना आना की कोई बात नहीं, आप निर्विरोध पंच बनिए, हम उप सरपंच बनाएंगे और ग्राम पंचायत को चलाना है 5 साल, क्योंकि महिला सीट है। तो मैंने सब प्रमुखों को आदर्श मानता हूँ शुरू से, तो उनकी बात रखनी पड़ी। ठीक है, मैं बोल दिया। वहाँ मेरा उप सरपंच फिर 5 साल के कार्यकाल रहा। मैंने उप सरपंची में सेवा दी ग्राम पंचायत में। फिर उसके बाद हमारे घरघोड़ा जिला पंचायत क्षेत्र 1 है, यहाँ बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा। तो सब ने यहाँ के लोकल हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के नेता रहे नौहर लाल पटेल जी, अभी वृद्ध हैं, वो साइकिल से यात्रा करते थे। और एक स्वर्गीय नरेंद्र जी हैं अग्रवाल, वो आए मेरे घर। फिर चुनाव 30 पंचायत चुनाव का शुरुआत होने जा रही थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको जिला पंचायत में चुनाव हम लड़ाएंगे, ऐसे सोच कर आए हैं। उनको मैं बोला कि मैं तो विचार नहीं किया हूँ कि आगे कुछ, मैं गांव के लिए ही मैंने काम कर रहा था, मुझे आगे की कोई ऐसी इच्छा है भी नहीं और मन तो है नहीं, मैंने तो लड़ने की इच्छा नहीं है। बोला नहीं, उनको कहना था कि नहीं, आपको एक बार लड़ना चाहिए, समाज सेवा भी है और समाज सेवा भी है। तो मैं ले देकर चलो भाई ठीक है, मैं जिला पंचायत लड़ लेता हूँ। और बहुत सीमित संसाधन थी मेरे पास। मेरे मेरे परिवार में मेरे से और मैं ही पूरे परिवार को चलाता था। मेरे 5 बहनें थी, एक मेरा छोटा भाई था, और हम लोग 7 भाई बहन के परिवार हैं। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद पूरे बहनों का शादी, भाई का शादी करना था, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। और ठीक है, मैं बोला, और मैं सीमित संसाधन से लड़ूंगा भाई, अगर आपकी इच्छा है तो बताओ। तो यहाँ आए, फिर घरघोड़ा मेरे को बुलाए, और हमारे यहाँ एक नेकी अग्रवाल जी हैं, वो बहुत माने संघी हैं, संघ से माने जुड़ा हुआ व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरे से पूछा और कि आपको लड़ना है तो आप देखे भैया, मेरे पास तो कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि मैं इतना खर्चा उर्चा कर पाऊँ, मेरे पास एकदम कम संसाधन है, नहीं उतने में लड़ लेते हैं बोले। और उनके मार्गदर्शन में चलिए तो ठीक है, जिला पंचायत का सदस्य यहाँ लड़ा। और यहाँ पूर्व चानेश्वराम जी राठिया मंत्री थे, उनके एकदम खासम खास उनका कैंडिडेट था। और मैंने फिर दौरा चालू किया। हम लोग राजदूत से जाते थे, हमारे पास वो
साधन भी नहीं था, न उस टाइम रोड वोड ऐसे नहीं थे, रात दोस्तों से घूमते घूमते हमें चुनाव ऐसे लड़े और बहुत कम संसाधन। तो हमारे इस क्षेत्र के आम नागरिक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव जीत गया। फिर वहां से मैं अपने आप को मैं सोचा कि यार मतलब मैं चाहता भी नहीं था और जिता भी दिए, तो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ करूं। जब उन्होंने मुझे बनाया है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने प्रतिदिन 5 गांव 7 गांव 10 गांव का दौरा करता था प्रतिदिन। नहीं, मुझे कुछ नहीं, किसी के पहचान भी नहीं था, किसी के यहाँ जाकर बैठ जाता था, उनके घर में उनके पर्चे में ऐसे आटा में ऐसे दीवार के किनारे और बातचीत करता था। मेरा पहचान बनाया मैंने, और मैं उतना राजनीतिक मैंने तो अनुभव था ही नहीं। मेरे को मिलना है बस, उस गाँव जाओ उस गाँव। ऐसे मिलते मिलते फिर दोबारा मेरे को बोले कि अब भारतीय जनता पार्टी से आप फिर से चुनाव लड़ना है, फिर मतलब जनपद अध्यक्ष बनाएंगे। फिर चलिए भाई आप लोग को सब तैयार तो लड़ लेते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से फिर लड़ा और जीते और निर्विरोध मेरे को जनपद अध्यक्ष बनाए। फिर मैंने और जम के मेहनत किया। सब आम जनताओं के जो एक एक छोटा छोटा उनका काम रहता था, अधिकतर क्या है पेंशन, मैंने भयंकर पेंशन के लिए जुड़वाया। जहाँ जहाँ हर गाँव गए वृद्ध माताओं को पेंशन जुड़वाए और बहुत सारे काम किए। फिर तीसरी बार आए कि फिर टर्न में कि फिर जिला पंचायत का एक बार फिर लड़ो। और मैं जब जनपद अध्यक्ष के लिए लड़ा तो मेरे एक रिलेशन है, भांजी लगते हैं, उसको लड़ाया। तो उनको मैं तो जीता था 3500 से, लेकिन उन्होंने जिताया 11,000 वोटों से। फिर तीसरी बार जिला पंचायत में लड़ा तो फिर वही मेरे हम एक कैंडिडेट हमारे पार्टी के भी ऐसे व्यक्ति खड़ा हो गया, वो कुछ वोट काट दिए, फिर भी मैं जीत गया। फिर जिला पंचायत में उसके बाद फिर आया जनपद अध्यक्ष, फिर बनाने हैं बोले पार्टी वाले। तो चलिए बोले ठीक है लड़ लेते हैं। फिर उस बार निर्विरोध में जनपद सदस्य चुना। फिर पार्टी का कुछ रहता है थोड़े मोड़े, मैंने अध्यक्ष नहीं बन पाया। फिर मैं सोचा ठीक है, फिर उसके बाद मैं मना कर दी, चुनाव नहीं लड़ूंगा, संगठन में काम करूंगा। और संगठन में मैं मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। फिर आदिवासी मोर्चा का जिला का उपाध्यक्ष बनाया। फिर अभी किसान मोर्चा में अभी मैं हूँ महामंत्री जिला का काम कर रहा हूँ। कई संगठन का दायित्व रहा मेरे को और मैंने निभाया उस काम को। ऐसे ऐसे करते करते आ रहा हूँ और आगे अब अभी मतलब अब हम देखा जाए तो आपका एक बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा। आप जिला पंचायत से प्रारंभ किए और कहीं ना कहीं आपका जो जनता के बीच में आधार था, जनता के साथ आपका जो संपर्क था, कहीं ना कहीं उसी का एक हम फल स्वरूप समझे कि पार्टी को लगा कि ये जो आप जो एक कैंडिडेट के रूप में यहाँ की जनता से सीधा जुड़ पाएंगे, इसलिए आप पर विश्वास दिखाया। तो राधेश्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब भी एक विषय उठता है कि एक व्यक्ति अगर लोकसभा सांसद बनता है तो इसका अर्थ होता है कि वो अपने स्थानीय मुद्दों को ले जा करके केंद्र, जहां से इस पूरे देश को चलाया जाता है, देश के सभी प्रकार की समस्याओं का हल समाधान वहां से निकलता है। ऐसी एक संसद भवन है, वहां पर जाकर के सांसद सभी अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर जाते हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट एक औद्योगिक प्रतिष्ठा रखती है, इसकी एक पहचान है, औद्योगिक पहचान है। तो इस सीट में आपको ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे लगते हैं जिसकी ओर आपको केंद्र का ध्यान आकर्षित करना आपको जरूरी लगता है? यहाँ देखिए, रायगढ़ लोकसभा जी 3 जिलों में बटा हुआ है। सारंगढ़ जिला, रायगढ़ जिला, जसपुर जिला। तीनों जिला का थोड़ा थोड़ा अलग अलग एक मांग है, उस इच्छा है जिला वासियों का। सारंगढ़ जिले में भी रेल लाइन की, वहाँ यात्री रेल के लिए बहुत ही उन्होंने पूरे जिले वासियों का उनका मांग है। तो मैं उनको भी बोला हूँ कि भाई मैं जब यहाँ से जाऊँगा, आश्वासन दिया हूँ माननीय मोदी जी से, हमारे मंत्री जी से संपर्क करूँगा। बिल्कुल निश्चित ही होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में रेल लाइन आना सुविधा होगी तो विकास भी बढ़ेगी। जसपुर जिला एक ऐसा जिला है, वहाँ रेल लाइन का भी मांग है और एक पर्यटन, उस एरिया में ऐसा जगह है। आज भी हमारे रायगढ़ में 44 डिग्री रहेंगे, लेकिन जसपुर में 35 डिग्री रहेंगे। ठंड के मौसम, अच्छा ठंडी इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अच्छे सुंदर लगते हैं जगह, पर्यावरण एकदम शुद्ध है। वहाँ आदमी जो भी जाएंगे तो एक अनुकूल महसूस करते हैं। तो वहाँ पर्यटन के लिए बहुत ही शानदार जगह है।
और उस क्षेत्र वासियों का कहना है कि हमारे इस क्षेत्र में पर्यटन होगा, अगर शासन हमको इधर पर्यटन के लिए विकसित करेगी तो यहाँ दो तरह का फायदा है। एक तो स्थानीय लोगों का रोजगार मिलेगा और शासन को कुछ उससे, शासन में भी माने राज्य सरकार को भी फायदा मिलेगा, टूरिज्म के थ्रू उसका अर्निंग, स्टेट की अर्निंग। हाँ, दोनों तरीके से है। तो उससे स्थानीय लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, उनके आने जाने का सुविधा सारा चीज है, होटल इधर उधर। और एक रेल लाइन है, रेल लाइन का वहाँ भी बहुत मांग है। कनेक्टिविटी आपका मतलब मेन फोकस रहेगा जी। और रायगढ़ जिला की क्या है, दो मुद्दे हैं। रायगढ़ जिले में एक तो यहाँ पूरे इंडस्ट्रियल है, बहुत ज्यादा यहाँ इंडस्ट्रियल, बहुत फैक्ट्रियां लगी हुई है। स्थानीय व्यक्तियों का जो जिसका जमीन गया है वो भी नौकरी से वंचित है। और जो बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको भी नौकरी के लिए कहीं न कहीं वो आशायी था कि हमारे स्थानीय स्तर में जब कंपनियां हैं बड़े बड़े तो उनको आशा विश्वास है, पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। थोड़े से उनके लिए एक मुहिम चलाने की जरूरत है कि स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता तौर से मिले और उनका नौकरी और उनका परिवार जो जिसका जमीन गया है उनको तो मिलना ही चाहिए। तो कुछ छूट गए हैं उसको हम रखेंगे बात हमारे माननीय मोदी जी से और उनको जड़वाएंगे। और स्थानीय जो है लड़के, यंग लड़के जो पढ़े लिखे, उनके लिए भी व्यवस्था बनाएंगे। और यहाँ का एक मांग है कि हजारों की डंपर चलती है, बड़ा ट्रेलर, तो सड़कें थोड़े से माने उसके लायक यूज नहीं है, जो मजबूती नहीं है, क्वांटिटी वैसे नहीं बनी है। यहाँ तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं कितना टन कर रहे थे, 60 टन 40 टन 50 टन के सड़कें के लायक उपयोग नहीं है। तो उसके लिए रायगढ़ से लेकर के पत्थलगांव जैसे धर्मजयगढ़ जुड़ जाती है, तो इस धर्मजयगढ़ से रायगढ़ के बीच बहुत सारे फैक्ट्री हैं, तो ये प्रमुख मांग है सड़कें। तो इसको भी मैं ध्यान से रखा हूँ और माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा, जब हमारे इस क्षेत्र लोकसभा की सब आशीर्वाद मिलेगा तब मैं बिल्कुल इस विषयों को सराखों पे बिठा। वैसे पिछले 10 साल अगर देखें इस सरकारी कार्यकाल में, तो ये सरकार जो है 10 साल से चलती आ रही है, इनने अपने कार्यकाल में हाईलाइट किया भी है कि इनने बहुत लंबी सड़कों का और बड़ी रेल कनेक्टिविटी का किया है। तो उसी कड़ी में आप अपने लोकसभा सीट में जो जगह है उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने की आप जनता की जो मांग है उसको वहां ले जाएंगे, आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर जब जनता से हम बातचीत करते हैं, खासकर कि युवा वर्ग से बात करते हैं, तो यहाँ पर जो थोड़ी सी शैक्षणिक व्यवस्था है, अगर हम बात करें यहाँ की जनता से, तो यहाँ का जो युवा वर्ग है, जो छात्रों का वर्ग है, उनसे बात करें तो यहाँ की थोड़ी सी शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के उनके मन में कुछ उथल पुथल रहती है। शायद हो सकता है बेहतर शिक्षा के लिए उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता हो। तो ऐसे में यहाँ पर शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए आप कुछ युवाओं के लिए सौगात के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नए युग आ रहे हैं, नए शैक्षणिक युग होना चाहिए। शैक्षणिक के लिए तो देखिए बहुत सारे ITI खुले हैं, बहुत सारे, फिर भी कमी है, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और शैक्षणिक संस्थान कम है। मान लीजिए है भी बहुत कम है, जिस तरीके से जनसंख्या के अनुपात के अनुसार से देखा जाए तो होना चाहिए। और मैं बेहतर करने के लिए मैंने इसका एक कार्य योजना बनाया हूँ। जैसे मतलब छोटा स्तर में, जैसे ब्लॉक स्तर में हम लोग एक कॉलेज है, तो वहाँ कई विषय नहीं है कि कॉलेज में कई विषय छूटा हुआ है जिससे लड़कों को पढ़ने के लिए अलग अलग दूरी बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज को हम सुधार करेंगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज तो है यहाँ कई फैक्ट्री। साइंस कॉलेज के बारे में यहाँ पे छात्र कहते थे कि प्रॉपर साइंस कॉलेज नहीं है भी तो मिक्स है, तो ऐसा उनकी था कि अलग से हो। ये सब चीजें हैं, इसको सुधार करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा कि स्थिति जो परिस्थिति है इसको कैसे हम सुधार सकें, इसको रखो। तो अभी आप लंबे समय से चुनाव प्रचार में लगे ही होंगे, क्योंकि अब तीसरे चरण का चुनाव ज्यादा दिन बचा नहीं है, 7 तारीख को चुनाव होना है, कल से देखे तो 1 हफ्ता बचेगा। तो इस बीच में आप आम सभाओं में लोगों से मिल रहे होंगे, तो रायगढ़ की जनता का मूड कैसा है, आप क्या बताएंगे इस बारे में? रायगढ़ की जनता की मूड एकदम बेहतरीन मूड है इस बार। पूरे रायगढ़ ही नहीं, पूरे जसपुर से लेकर सारंगढ़ तक कोई जनता एक भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो नाराजगी जाहिर नहीं की है आज तक। मैंने जितने दौरा किया हूँ मैंने, और सब ने मोदी जी को सर आंखों पर बिठा कर रखा है। और हर व्यक्ति के मुंह से एक ही आवाज आती है
फिर से इस बार 400 पार और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बारंबार देखना चाहते हैं। ये माने खासियत है, एक बार नहीं बारंबार। हम जो बोलते हैं फिर एक बार मोदी सरकार, तो जनता बोल नहीं बारंबार। तो ये खासियत है कि मैंने आम जनताओं के दिल में बस गए हैं मोदी जी। अब मोदी जी ही मतलब सबके दिलों में धड़क रहे हैं। यानी कि रायगढ़ की जो जनता है उन्हें 400 पार का मूड बना के बिल्कुल रखा है। बिल्कुल, कहीं भी अगर जाएंगे आप भी पूछिए, हर मतदाता भी बोलते हैं 400 पार। तो अब बात करते हैं कि ये जो रायगढ़ सीट है, यहाँ से तो आप लोकसभा लड़ेंगे ही, और जब लोकसभा सांसद होता है एक राष्ट्रीय विषय भी है। तो राष्ट्रीय विषय की जब बात आती है तो एक दल आपका एनडीए जो पिछले 10 सालों से सत्ता में है, और दूसरा इसके अगेंस्ट में एक नया अलायंस इस बार खड़ा किया गया। इनको विपक्ष को लगा कि एकत्र होना होगा तभी आप एनडीए को हरा सकते हैं, तो एक इंडी अलायंस करके एक नया गठबंधन तैयार हुआ है। अब इस गठबंधन ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया है, और इस मैनिफेस्टो में लगातार कह रहे हैं कि हम युवा महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए का सालाना 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो वादे हैं इससे इंडिया अलायंस कुछ प्रभाव जनता के दिल में छोड़ पा रही है? देखिए ये ठगबंधन है, ये जो इनका गठबंधन है वो पूरा ठगबंधन है। पिछले बार हमने हमारी छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल आप दे रहा हूँ कि भूपेश बघेल ने महिलाओं को 500 रुपये में दूंगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये दूंगा, 60 साल तक के वृद्धा पेंशन दूंगा 1000 रुपये, 60 से 70 साल के हमारे बुजुर्गों को 1500 रुपये दूंगा बोले थे। एक भी वादा पूरा नहीं किए। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी कहीं भी खरा नहीं उतरे हैं, किसान को इतना परेशान किया। एग्जाम्पल है यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में ही उनको बेदखल कर दिया। और जितने भी ठगबंधन है अभी उनका यहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आम जनता तो उनको समझ चुके हैं, 60 साल से देश को लूटे हैं, कभी भी देश के भला नहीं किए। जितने लोग गठबंधन बनाए हैं सब उनका डर है, एक डर कि उन्होंने जो घपला किए हैं, भ्रष्टाचारी किए हैं, कई नेता जेल। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उनका सत्ता का दुरुपयोग उनके द्वारा किया गया, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं उन पे? पूरे के पूरे, तभी तो जेल गए हैं। जेल से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही। तो जेल जाने की बात करें तो इंडिया अलायंस तो आप पर ये भी इल्जाम लगा रही है भाजपा के ऊपर कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई, इनका भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, सबके लिए है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माने सजा दे रहे हैं उनको, जमानत नहीं दे रहे हैं। तो इस भाजपा उसमें क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी के उसमें कोई हाथ नहीं है। एजेंसियां पहले भी थी, आज भी है, काम करते। एजेंसियां को खुला काम करने की मोदी जी ने छूट दी रखे हैं, तब जाकर के अब देश इतने प्रगति कर रहे हैं। जितने करप्शन करने वाले नेता वो डर रहे हैं, करप्शन कर नहीं पाएंगे, इसीलिए तो अब देश की प्रगति हो रही है। आज देश कहाँ पहुंच गए, 11वां नंबर से 5वां नंबर हमारे देश की ग्रोथ बढ़ गई है। ये हमारे लिए बहुत शुभचिंतक, सब जानते हैं, गांव वाले भी समझते हैं। खेत में रहते हैं वो भी मोबाइल पकड़े हुए हैं, काम करने वाले व्यक्ति मोबाइल पकड़ के चलाते। हमारी इधर बकरी उकरी चराते हैं, बैल भैंस, वो भी मोबाइल लेकर जाते हैं। देख रहे हैं दिन ब दिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन डकैत है, कौन क्या है, सारा चीज दिखाई दे रहा है। आम जनता समझ के चुके हैं कि देश में अब ठगबंधन के कोई नहीं चलने वाला नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ मोदी भारतीय जनता पार्टी की। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया की क्रांति की बात शुरू से करते आ रहे थे वो भी गांव स्तर तक पहुंच गया, आपकी बातों से प्रतीत होता है। कांग्रेस ने आपके विरुद्ध में यहाँ पे डॉक्टर मेनका सिंह को आपके अगेंस्ट में उतारा है, चूंकि वो एक महिला प्रत्याशी हैं। तो आप उनको किस रूप, मतलब क्या आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट वो एक चुनौती या एक कड़ी टक्कर देने के लिए आपके अगेंस्ट में खड़ी है? आपको क्या लगता है इस बारे में? वो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको 20 साल से नहीं देखे। हम लोग, मैं तो उनको इतना देखा नहीं हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने कभी देखा नहीं, तो उन्हीं के लिए चुनौती। मंत्री का लड़ाई कहीं ना कहीं चल रही है। जी। तो आप एक लंबा समय चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं, हमें ध्यान में आता है। आप अभी भी बहुत व्यस्त समय निकाल कर हमारे लिए थोड़ा समय निकाल के आए।
इंटरव्यू समाप्त करने से पहले यहाँ की जो जनता है, 7 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए आप यहाँ की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल निश्चित ही। मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र तीनों जिले के मतदाताओं से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपना मत का एकदम उपयोग करें। एक एक मत, एक भी मतदाता घर में ना रहे, सब अपने मताधिकार का प्रयोग करें और नरेंद्र मोदी जी को इस बार फिर आशीर्वाद दें और उन्हें 400 पार तक पहुंचाने में सहयोग करें। यही मेरा निवेदन है। तो दर्शकों, लंबे समय से बोल छत्तीसगढ़ की भी यही अपील रही है कि लोकतंत्र में हमें जो सबसे बड़ी ताकत का अधिकार मिला है, उस ताकत का प्रयोग करें, 100% मतदान करें। 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और ये छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का चुनाव भी रहने वाला है, जिसमें शेष 7 सीटों पर चुनाव होना है। यह था हमारे एक्सक्लूसिव कार्यक्रम हमर सांसद कौन का 8वां भाग। बहुत जल्द ही हम आपके सामने हाजिर होंगे 9वें भाग को लेकर के। आपसे अपील है, हमसे यूं ही जुड़े रहें। जानेंगे फिर से एक और प्रत्याशी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।